आप सबको जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे राजमुकुट की शक्तियाँ। तो राजमुकुट में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो हम इनको 5 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहली, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ और सम्मान की शक्तियाँ। आइए अब एक एक करके देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से क्या मतलब है। पहली है डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन का निर्देशन। दूसरी है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी वैदेशिक संबंधों का संचालन। तीसरी है राइट्स रिगार्डिंग कॉलोनीज एंड कॉमनवेल्थ, उपनिवेश और राष्ट्रमंडल संबंधी अधिकार। तो आइए एक एक कर विस्तार से देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को हमने 3 भागों में बांटा। प्रशासन का निर्देशन, वैसे वैदेशिक मामलों का संचालन, और तीसरा है उपनिवेश और राष्ट्रमंडल संबंधी अधिकार। अब डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का निर्देशन से संबंधित मामलों को देखते हैं। तो जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के प्रशासन का निर्देशन करता है, उसी प्रकार से राजमुकुट भी का प्रमुख कार्य भी प्रशासन का निर्देशन करना है। तो इसमें कानूनों का क्रियान्वयन, जैसे कि मुख्य काम ही होता है कार्यपालिका का, तो कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासनिक विभाग और सरकारी कर्मचारियों की निगरानी, ये काम है। दूसरा है नियुक्ति, किसके, उच्च कार्यपालिका के अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, न्यायाधीशों की व सैनिक अधिकारियों की, इन सब की नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। और मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से करता है, वो प्रधानमंत्री के परामर्श से। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हाँ, न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों को पद से हटा सकता है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है, परंतु हटाने की प्रक्रिया विशेष है जिसे संसद में संचालित किया जाता है, इसलिए उनको सीधे ही नहीं हटा सकता। और राजकोष पर नियंत्रण व उसका संचालन, राजकोष का नियंत्रण राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बजट। राष्ट्रीय बजट की प्रस्तुति उसी की ओर से की जाती है और संसद की स्वीकृति के बाद उसी के द्वारा उसको कार्य रूप में भी लाया जाता है। इस प्रकार से ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है उसमें है निर्देश देने की शक्ति या प्रशासन के निर्देशन की शक्ति, जिसमें कानूनों का क्रियान्वयन, प्रशासनिक विभाग और सरकारी कर्मचारियों की निगरानी के लिए जैसी संस्थाएं हैं, CBI, IB, ED, ये सब निगरानी की संस्थाएं भारत देश में प्रचलित हैं। और नियुक्ति, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का काम, मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति उसी के द्वारा की जाती है। तो ये सारे काम हो गए उसके डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे हैं डायरेक्शन ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति। समस्त विदेश से संबंधित सारे कार्य उसी की ओर से होते हैं। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति उसी की ओर से की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधि उसी की ओर से भेजे जाते हैं। विदेशी राजदूत उसी को अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, वही उनका स्वागत करता है। युद्ध की घोषणा और संधि करने का काम भी उसी का है। तो ये है वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी अगला है राइट रिगार्डिंग कॉलोनीज इन कॉमनवेल्थ, उपनिवेश और राष्ट्रमंडल संबंधी अधिकार। देखिए, वैसे तो राजमुकुट ही ब्रिटिश उपनिवेश और उसके अधीन जो प्रदेश हैं उनका वास्तविक अध्यक्ष है, और सम्राट या साम्राज्ञी राष्ट्रमंडलीय देशों का औपचारिक प्रधान है। पर अब राजमुकुट की राष्ट्रमंडल और उपनिवेश संबंधी शक्तियों का
व्यवहारिक महत्व ना के बराबर रह गया है, क्योंकि लगभग सभी ब्रिटिश उपनिवेश पूर्ण स्वतंत्र हो चुके हैं। अब वे अपनी नीतियों का स्वयं ही संचालन करते हैं, और केवल ये है कि राजमुकुट उपनिवेशों में मंत्रिमंडल के परामर्श से वहाँ के सर्वोच्च शासकों की नियुक्ति अवश्य करता है, लेकिन वो वहीं के मंत्रिमंडल के परामर्श से, ठीक है। वे राजमुकुट के प्रतिनिधि कहलाते हैं, परंतु ये सब केवल औपचारिक मात्र है। इसलिए राजमुकुट के राष्ट्रमंडलीय कार्य तो औपचारिक हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान ये राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, लेकिन इन पर राजमुकुट का कोई भी कानून या कोई भी आदेश लागू नहीं होता है। तो ये राष्ट्रमंडलीय देशों का औपचारिक प्रधान है। उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल के परामर्श से वहाँ के सर्वोच्च शासकों की नियुक्ति करता है, और ये राजमुकुट के प्रतिनिधि भी कहलाते हैं। इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से वर्तमान समय में इसका महत्व ना के बराबर रह गया है, क्योंकि ये उस समय का काम थे जब उपनिवेश की व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन अब तो उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। कुछ उपनिवेश औपचारिक हैं, जैसे कनाडा, तो वहाँ पर भी अगर वहाँ के सर्वोच्च शासक की नियुक्ति राजमुकुट के प्रतिनिधि राजमुकुट के द्वारा ही होती है, औपचारिक रूप से बस। अब विचार करते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या क्या है? विधायी शक्तियाँ को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। रिलेटेड टू पार्लियामेंट यानी संसद से संबंधित, और दूसरी है ऑर्डर्स इन काउंसिल, इसको सपरिषद आदेश भी बोलते हैं। तो रिलेटेड टू पार्लियामेंट यानी संसद से संबंधित शक्तियाँ क्या हैं? देखिए, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। तो ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से अभिन्न रखा गया है। दूसरा, विधायी शक्तियाँ संसद सहित सम्राट में निहित हैं। वित्त विधेयक राजमुकुट की सिफारिश पर ही पेश किए जाते हैं, और उसे पीयर की उपाधि प्रदान करने का अधिकार है, और पीयर ही लॉर्ड सभा के सदस्य बन सकते हैं। लोक सदन के निर्वाचन की तिथि की घोषणा भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है, और लोक सदन का स्थगन और विघटन भी राजमुकुट करता है। और देखिए, स्पीच ऑफ थ्रोन का मतलब है कि जब नई संसद का सम्मेलन होता है तो प्राय राजा ही लॉर्ड सभा में, जहाँ लोक सदन के सदस्य भी होते हैं, स्वयं उपस्थित होकर अपना राज सिंहासन का भाषण देता है। यह है स्पीच ऑफ थ्रोन। तो ये थ्रोन यानी राज सिंहासन का भाषण, जब सदन की शुरुआत होती है आम चुनाव के बाद, तब। अब है दूसरा ऑर्डर इन काउंसिल, सपरिषद आदेश। सपरिषद आदेश का मतलब है जैसे प्रदत्त विधायन होता है वैसे ही होता है सपरिषद आदेश। इसका अभिप्राय है कि संसद विधेयकों की मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कर पारित कर देती है, और अन्य बातों के निर्धारण का दायित्व अपने मंत्रियों पर छोड़ देती है, जिसे वे अपने मंत्रियों के द्वारा पूर्ण करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के आदेश राजमुकुट के नाम से प्रसारित किए जाते हैं। यही है सपरिषद आदेश। यानी संसद जो कानून बनाती है वो केवल कानून की मोटी मोटी रूपरेखा तय करती है। कानून के हर छोटे से छोटे बिंदु पर विचार नहीं किया जा सकता संसद में।
ये सब बातें जब तय होती हैं जब व्यवहारिक रूप में कानून को लागू किया जाता है। तो कानून को लागू करने का काम मंत्रियों का होता है, यानी कार्यपालिका का होता है। तो उस समय वो उससे संबंधित नियम और उपनियम बनाते हैं। तो यही जो नियम और उपनियम कार्यपालिका या मंत्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये राजमुकुट के आदेश के नाम से प्रसारित किए जाते हैं। तो ये है सपरिषद आदेश। विधायी शक्तियाँ हमने पढ़ी, पार्लियामेंट से रिलेटेड, और ऑर्डर इन काउंसिल यानी सपरिषद आदेश। आइए अब पढ़ते हैं न्यायिक शक्तियाँ। वैसे तो राजमुकुट को न्याय का स्रोत कहा जाता है, फाउंटेन ऑफ जस्टिस, परंतु अब ये कथन केवल औपचारिक रह गया है, क्योंकि ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व है। फिर भी राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के न्यायालय राजा के न्यायालय कहलाते हैं। समस्त न्याय राजा के नाम से होते हैं। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की सहमति से उन्हें हटाता भी है। क्षमादान व दंड के स्थगन की शक्ति, क्षमादान फौजदारी मामलों में है और उसके द्वारा ये काम गृह सचिव के द्वारा किया जाता है उसके तरफ से, और दीवानी मामलों में ये शक्तियाँ तो प्राप्त, क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो न्यायिक शक्तियाँ भी मात्र व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व है। फिर भी राजा कहलाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस, न्याय का स्रोत, क्योंकि सभी प्रकार के न्यायालय राजा के न्यायालय हैं और सभी न्याय के कार्य राजा के नाम से होते हैं। उनकी नियुक्ति भी वो करता है, संसद की सहमति से उन्हें हटाता भी है, और क्षमादान व दंड के स्थगन की शक्ति भी उसके पास है। लेकिन क्षमादान उसको फौजदारी मामलों में प्राप्त है, ये ध्यान देने योग्य है। और क्षमादान का ये कार्य उसकी ओर से गृह सचिव द्वारा किया जाता है, और दीवानी मामलों में ये शक्तियाँ उसको प्राप्त नहीं है। तो ये थी उसकी न्यायिक शक्तियाँ। अब धार्मिक शक्तियों के विषय में देखते हैं। आइए, उसको कुछ धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे कि ब्रिटेन में एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अंग के रूप में है, जिसका नियंत्रण राजमुकुट व संसद द्वारा होता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियां संपादित होती हैं। चर्च के कन्वोकेशन केवल राजमुकुट ही बुला सकता है। ये धार्मिक शक्तियां थी। अब है सम्मान की शक्तियां। वैसे राजा को फाउंटेन ऑफ ऑनर्स, सम्मान का स्रोत कहा जाता है, क्योंकि वही नागरिकों को राजनीतिक और सामाजिक सम्मान और उपाधियां प्रदान करता है। जैसे पीयर एक राजनीतिक सम्मान है, उसी के द्वारा दिया जाता है। नाइट एक सामाजिक सम्मान है, वो भी उसी के द्वारा दिया जाता है। तो ये थी राजमुकुट की शक्तियाँ। इससे पहले हमने राजमुकुट क्या होता है, राजा और राजमुकुट में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हमने पढ़ी है राजमुकुट की शक्तियाँ। हमने इनको 5 भागों में बांट के अध्ययन किया है: कार्यपालिका, विधायी, न्यायपालिका, धार्मिक और सम्मान की शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों को पुनः 3 भागों में बांटा: डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के निर्देशन की शक्ति, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी वैदेशिक मामलों के संचालन की शक्ति, और राइट्स रिगार्डिंग कॉलोनीज एंड कॉमनवेल्थ यानी उपनिवेश और राष्ट्रमंडल से संबंधित अधिकार। फिर हमने विधायी शक्तियों को भी 2 भागों में बांट के पढ़ा: रिलेटेड पार्लियामेंट यानी संसद से संबंधित शक्तियाँ, ऑर्डर इन काउंसिल यानी सपरिषद आदेश। फिर हमने न्यायिक शक्तियों का भी पढ़ा। न्यायिक शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण का मतलब अब उनका व्यवहारिक दृष्टि से महत्व कम रह गया है, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो फिर भी वहाँ राजा को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और धार्मिक शक्तियाँ भी वहाँ पर राजा को प्राप्त हैं, क्योंकि वहाँ कुछ चर्च हैं जो राज्य के अंग के रूप में होते हैं, उनका नियंत्रण उसी के द्वारा होता है। और सम्मान की शक्तियाँ भी उसको प्राप्त हैं, क्योंकि सम्मान भी राजमुकुट के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं।
सम्मान मूलतः राजनीतिक और सामाजिक सम्मान और उपाधियां हैं, जैसे नाइट, पीयर, ये उसी के द्वारा होते हैं। तो ये थी शक्तियाँ। और आप सब लोग ये पढ़ें और इसके बाद जो असाइनमेंट दिया जाता है उसको पूरा करके भेजें, क्योंकि ये असाइनमेंट आपका रिकॉर्ड होगा। ओके, धन्यवाद। कोरोना से बचे रहें, सावधानी रखें। और प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी नज़दीकी लोग हैं उनको इस बात से अवगत कराएं। वो ई मित्र पर जाकर, नज़दीकी ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म भरें ध्यान से। थैंक यू।